गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th का मैथमेटिक्स का फंडामेंटल हम लोग पढ़ चुके थे, पहले चैप्टर का नंबर सिस्टम का अर्थात संख्या पद्धति का। आज हम लोग जो है इसकी प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आई होप जो है फंडामेंटल को आप अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। आगे हम लोग जो है इसकी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली जो 1.1 है उसमें कहा जा रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q जो है पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, इसको समझते हुए लिखा गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है कि 4 कंडीशन आपको हम बताए थे। तो चारों चीजों को यदि यह फॉलो करता है तो यह परिमेय संख्या है, अन्यथा परिमेय संख्या नहीं है। तो पहली कंडीशन थी p/q के रूप में हो। तो 0 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 का मतलब भी 0 ही होता है। 5 है तो 5/1 का मतलब 5 ही होता है। तो किसी के नीचे कोई भी जो पूर्ण संख्या है उसके नीचे हम बटा 1 लगा सकते हैं। इसे कोई मान में, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 0/1 करेंगे हम तो ये p/q के रूप में हो गया, यानी फर्स्ट कंडीशन जो है क्लियर हो गई। बाकी सेकेंड कंडीशन q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 है, 1, q का मान 1 है, अर्थात q जो है 0 के बराबर नहीं है। 2 कंडीशन फॉलो हो गया। और बाकी जो है पूर्णांक हो, तो देखिए 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। ये फ्रैक्शन या क्या बोलते हैं उसको, डिसिमल के रूप में नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यह तीनों कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन थी 0/1 लिख देने से p/q के रूप में हो गया। ये q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि q तो 1 के बराबर है। बाकी जो कंडीशन थी पूर्ण संख्या होने की, तो देखिए पूर्ण संख्या है। इसके अलावा अर्थात पूर्णांक होने के लिए तो ये पूर्णांक संख्या है। अब आगे जो लास्ट कंडीशन थी, दोनों का जो काटने वाला अंक है, दोनों को विभाजित करने वाला हो, वह 1 के अतिरिक्त और कोई ना हो। तो देखिए ये 0 तो किसी से भी कट जाएगा। 0 ऐसी संख्या होती है जो सबसे विभाज्य है, तो 0 तो किसी से भी कट जाएगा। लेकिन ये 1 जो है किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा। अर्थात सिर्फ 1 ही है जो 0 को भी काट सकता है और 1 को भी काट सकता है, यानी सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यही बताया गया था कि जो दोनों को विभाजित करने वाला हर और अंश दोनों, यानी p और q दोनों को जो विभाजित करने वाला अंक हो वह सिर्फ 1 हो, अदरवाइज कोई ना हो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह p जो है एक परिमेय संख्या है, अर्थात 0 एक परिमेय संख्या है आपका जो है। ऐसे ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है, सोल्यूशन आप पढ़ लीजिएगा। देखिए सुना दे रहे हैं आप लोगों को। लिखा गया है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके फंडामेंटल में बताया गया था। और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, 0/1 करके। 0 को p/q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहाँ जो है p इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 1 और p इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी कंडीशन है, यानी कुल मिला के चारों की चारों कंडीशन, एक कंडीशन यहाँ पे नहीं दी गई है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चौथे वाले कंडीशन को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। मतलब कि जो p और q हो वह सिर्फ 1 से कटे, अदरवाइज और किसी से विभाजित न हो। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला कंडीशन है, पहला वाला क्वेश्चन का कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह जो परिमेय संख्या की चारों कंडीशन है उस चारों को फॉलो करता है। आप उन चारों को जो एक एक करके वर्णन कर सकते हैं, या अदरवाइज जैसे ये लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका वैसे तो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट एक तरीका जो इसमें बताया उसको हम पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा तरीका हम बताएंगे। इसलिए विशेष ध्यान अच्छे समझने की कोशिश करिए। एक बार समझ जाएंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो जो ये 2 अंक हैं यहाँ पे, जो भी जिनके बीच के, ध्यान से देखिएगा, जिनके बीच की संख्याएं निकालनी हैं, हम ये श्योर करेंगे कि वह p/q के रूप में है कि नहीं है। यदि है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो उसको हम p/q के रूप में कर लेंगे। जैसे ये 3 और 4 है, p/q के रूप में नहीं है, तो 3 को 3/1 हम कर सकते हैं और 4 को 4/1 कर सकते हैं। अब इन्हीं दोनों के बीच हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहले हम उसे p/q के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे।
अब पी बाई क्यू के रूप में हो जाने के बाद, अगर पी बाई क्यू के रूप में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पी बाई क्यू के रूप में ही रहने देंगे। लेकिन अगर पी बाई क्यू के रूप में नहीं दिया है तो उसे पी बाई क्यू के रूप में कर लेंगे। अब पी बाई क्यू के रूप में हो जाने के बाद क्या करना है, आपको ये देखना है कि बीच की कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां आप देख रहे हो कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 लिखा है, 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब क्या करेंगे आप कि जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1 प्लस कर देंगे। जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है यानी 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो 6 प्लस 1 यानी टोटल हो गया 7। अब ये जो 7 अंक मिला है इसको क्या करना है कि जो आप परिमेय संख्या प्राप्त किए हो 3/1 या 4/1 उसके हर और अंश में 7 से गुणा कर देना है। हर और अंश में क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। आपको पता है कि अगर कोई अंक है जैसे 2/3 है, अगर इसमें भी हम 7 से गुणा करें, इसमें भी 7 से गुणा करें तो जो मान आएगा 14/21, ये जो है 2/3 के बराबर ही है। अभी 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिरिके 21, फिर वही आ जाएगा। तो हर और अंश में एक ही संख्या से गुणा करने पर उसके मेन वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये रूल है कि आप हर और अंश में किसी एक ही संख्या से गुणा करने के लिए स्वतंत्र हो। तो एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये श्योर करना है कि वो पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं। जिन दो संख्याओं के बीच के जो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है वो पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं। यदि नहीं है तो पी बाई क्यू के रूप में कर देंगे, अगर है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वैसे ही रहने देंगे। अब इसके बाद सेकेंड टाइम में क्या देखना है कि कितनी बीच जो संख्याएं ज्ञात करनी, कितनी संख्याएं ज्ञात करनी। तो जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 6 संख्याएं ज्ञात करनी थी तो 6 में हम 1 प्लस कर दिए तो कितना हो गया 7। अभी 7 का क्या करना है, जो दो संख्याएं हैं जिनके बीच की संख्याएं आपको ज्ञात करनी है उन दोनों के ही हर और अंश में 7 से गुणा कर देंगे। यानी जो यहाँ पे आएगा उससे गुणा कर देंगे। क्योंकि 6 संख्या पूछ रहा था इसलिए हमारा 1 जोड़ने पर 7 आया तो हम 7 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये गुणा किया गया है, यहाँ पर भी गुणा किया गया है। अब गुणा करने के बाद क्या आया आपका 21/7 और यहाँ आया जो है 28/7 और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ तक आप समझ गए तो आसानी से कर लेंगे। अब 21/7, 21 को एक अंक बढ़ाइए 22, तो 22/7 पहला हो गया। फिर 23/7 देखिए यहाँ पे लिखा गया है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये कितने अंक हो गए टोटल आपके 6 परिमेय संख्याएं हो गई और 6 संख्याओं को वह पूछ रहा था। अब दोनों के बीच है कि नहीं, तो देखिए यहाँ 21, तो 21/7 जस्ट इसके पहले यहाँ पे पड़ेगा और 28/7 जस्ट 27 के बाद यहाँ पे पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में ही तो है जो 6 परिमेय संख्याएं हैं ये। तो यही तो कह रहा था वह कि दोनों के बीच जो है 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से क्लियर जो है समझ गए होंगे। एक बार फिर हम रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दो परिमेय संख्याएं हैं हमें ये देखना है कि वो दोनों संख्याएं पी बाई क्यू के रूप में हैं कि नहीं है। यदि पी बाई क्यू के रूप में हैं तो कोई बात नहीं, वैसे ही रहने देंगे। अदरवाइज अगर पी बाई क्यू के रूप में नहीं है तो बटा 1 करके आप पी बाई क्यू के रूप में बना लेंगे और पी बाई क्यू के रूप में बना लेने के बाद उसको ब्रेक करेंगे, वहीं पे रख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या करनी है कि देखना है कि कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। जितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहा होगा उसमें 1 प्लस करेंगे और जो 1 प्लस करने के बाद जो अंक प्राप्त होगा, जो दो संख्याएं हैं जिनके बीच जो आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और पी बाई क्यू के रूप में उसे किए हो, उसी में जो है उस अंक से जो जोड़ने के बाद मिला है गुणा कर देना है हर और अंश दोनों में। और उसके बाद जो मिलेगा सिर्फ एक एक अंक बढ़ाते जाएंगे, आपका अगला अगला ऐसे करके जितने आपको बीच में संख्याएं चाहिए हैं सब मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे वही की चीज हुआ है। यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में नहीं था तो इसको 3/1, 4/1 करके पी बाई क्यू के रूप में कर लिया गया। कितनी संख्या ज्ञात करनी थी 6, तो 6 में 1 जोड़ दिया गया 7 हो गया। अब इन 7 से इसके हर अंश में गुणा कर दिया गया, इसके भी हर अंश में गुणा कर दिया गया। तो ये एक हो गया है जो 21/7 और दूसरा हो गया है 28/7। अब 21/7 से आगे जाएंगे तो 22/7, उसके आगे 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब इसके बाद आएगा 28/7। तो चूंकि 28/7 तो हमारी जो लास्ट वाली संख्या है और पहली वाली संख्या 21/7 है, तो ये 21/7 और 28/7 के बीच में जो है आपको 6 परिमेय संख्या मिल गई। तो इसको आपको ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए। देखिए सेम कंडीशन, सेम सवाल है, लेकिन उसमें जो है पी बाई क्यू के रूप में नहीं था तो आप पी बाई क्यू के रूप में किए हो। इसमें ये पहले से ही पी बाई क्यू के रूप में है तो आपको पी बाई क्यू के रूप में करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन वैसे ही सॉल्व है। नेक्स्ट कंडीशन जो थी, देखना था कि कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, उसमें 1 प्लस करना है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 में 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 6। अब इस 6 का क्या करना है, जो संख्याएं हैं, जो परिमेय संख्याएं हैं जिनके बीच आपको ज्ञात करनी संख्या है, उनके हर अंश में 6 से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ के 6 लाया गया है और ये संख्याएं हैं, इनमें 6/6 से, इसमें भी 6/6 से गुणा किया गया है, तो हो गया 18/30 और ये हो गया 24/30। अब क्या करना है आपको, 18 के बाद 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, तो ये 5 संख्याएं हो गई। अब इसके बाद आएगा 24/30, तो 24/30 ही तो दूसरी संख्या है आपकी। और इसके आगे कौन आएगा, 18/30, तो ये पहली संख्या हो गई। इसका मतलब जो ये पांचों संख्याएं हैं वह इन दोनों संख्याओं के, इसके और इसके बीच में है, और आपको यही दिखाना था कि इन दोनों के क्या है, बीच में है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है इन संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट जो है चौथा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए, यानी सत्य असत्य बताना है। तो ध्यान से देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए इसीलिए अब पहले ही आपको फंडामेंटल में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को बता दिया गया, दोनों का डिफरेंस भी बता दिया गया। तो प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 से स्टार्ट होती थी, 1 2 3 4 ऐसे, और ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 3 ऐसे करके। ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या ये है और ये पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या में ये सारा का सारा जो इधर आएगा ये सब प्राकृतिक संख्या ही है, 0 को छोड़ के। इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं सब पूर्ण संख्याओं के अंदर हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर क्या है कि जो पूर्ण संख्या है उसमें एक 0 अधिक होता है, बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर होती हैं। इनका मतलब ये है कि इनका जो पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जो है प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बात सही है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक हैं वे सारे जो है पूर्ण संख्या के अंदर आते हैं। आगे दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितने भी पूर्णांक हैं वह एक पूर्ण संख्या होते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों होगा, देखिए यहाँ पे दे भी दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या है कथन, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में ऋण पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई ऋण पूर्णांक नहीं होता है। आपको बताया गया था कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वह 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाती हैं, और जो आपके पूर्णांक हैं वह 2 प्रकार के हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक तो सब आ जाएंगे इसमें, बट जो ऋण पूर्णांक हैं वह जो है पूर्ण संख्याओं में नहीं आएंगे। इसका मतलब जो इनका कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक का मतलब क्या, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक सबकी बात कर रहा है, पूर्ण संख्या होती कैसे होगी, जो ऋण पूर्णांक है वह तो पूर्ण संख्या के अंदर आएगी ही नहीं, तो जो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, अगर ये कहे कि एक जो है प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक होता है तो समझ में आता है, पूर्णांक होगा, सारा का सारा पूर्णांक होगा, क्योंकि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक मिलके जो है आपके पूर्णांक को बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, असत्य, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ऋण पूर्णांक होते हैं वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसका जो तीसरा वाला है इसको भी देख लीजिए। तीसरा लास्ट रहेगा, इसके बाद जो चैप्टर है उसको, जो प्रश्नावली 1.2 है उसको नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। तो तीसरा देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक जो है पूर्ण संख्या होती है। अब थोड़ा सा थिंक करिए, सोचिए इसको, प्रत्येक जो है कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। तो परिमेय संख्या आपका जो है 1/2 भी है और 4/2 भी है। तो 4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2/2 को क्या लिख सकते हैं 2। तो यह तो परिमेय संख्या है और आपकी पूर्ण संख्या भी है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसे हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हम जो है इसे बदलेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और 0.5 जो है पूर्ण संख्या
नहीं है। इसका मतलब जो इनका कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या है, असत्य है। क्योंकि कुछ संख्याएं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होती हैं, कुछ संख्याएं, कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी हैं जो हो सकती हैं, कुछ संख्याएं हो सकती हैं। जैसे अब मान लीजिए हम 4/1 ले लिए, देखिए ये 4/2 तो हम परिमेय संख्या मान ही नहीं सकते। इसके पहले जो लिखा गया था वो आपको समझाने के लिए बस लिखा गया था, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये 4/1 है, तो ये जो है आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम 4 लिख सकते हैं। अब ये 4 लिख दिए तो ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई, यानी ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी जो है परिमेय संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होंगी, क्योंकि अगर हम 2/3 ले लें तो 2/3 को किसी भी हालत में हम पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हमेशा डिसिमल में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिमेय संख्या है ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी सारी परिमेय संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, बट कुछ परिमेय संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आपका ये तीसरा वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे प्रश्नावली 1.2 को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1-2 बार वीडियो अच्छे से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है।